Hi, this is Idle Talk, and I'm your host Noor. For today's episode, we have as our guest Shahana Shah, who has worked for the past 7 years in the NGO sector in the areas of child and youth empowerment as well as gender equality. The reason she is here is not for her NGO work, but for her love of reading and the joy it brings to her, and what she thinks about how it relates, disseminates ideas into the culture, our culture, and the culture throughout the reading community. Interestingly, she, with her best friend, co founded Chapter One, which is a bookstore, but actually is more than a bookshop. It is a culture space where people meet and greet and share the love of reading. So, we welcome to our podcast Shahana Shah. How are you, Shahana? I'm great. Thank you so much for having me. Okay, सबसे पहले हम will dive straight into the topic. I'm interested in knowing what got you reading, the things you read, be it fiction, non-fiction, what your interests particular. आई थिंक रीडिंग की आदत ऐसी है कि ज़्यादातर लोगों को बचपन में ही रीडिंग का शौक़ पैदा होता है एंड आई बिलीव इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एज एन एडल्ट टू डेवलप अ टेस्ट फॉर रीडिंग अगर शुरू से यू डोंट हैव दैट काइंड ऑफ मेमोरीज एंड नॉस्टैल्जिया एसोसिएटेड विद इट तो एज फार एज आई रिमेंबर when I first started to read for pleasure, एक तो आप स्कूल में पढ़ते हैं बट शौक़ से जो पढ़ते हैं that was when I was about 7 years old. और वो छोटी छोटी जो स्टोरी बुक्स होती हैं वो मैं पढ़ती थी एंड उसमें यह कि मेरी बहन जो मुझसे छोटी है उस टाइम पे शी कुडंट रीड इट एज़ वेल या इतना तेज़ी से नहीं पढ़ सकती थी तो शी वुड ऑलवेज़ टेल मी कि इसको रीड अलाउड करके मुझे भी सुनाओ एंड आई वॉज सो मीन कि मैं ये नहीं करती थी तो उसके बाद 1-1.5 साल के बाद वी मूव टू रावलपिंडी वहाँ पे वक्त वी shifted into a house जो बहुत पुराना था. It had this old colonial era architecture और जो दीवारों के अंदर ही खिड़कियाँ बनी हुई होती हैं दीवारों के अंदर अलमारियाँ बनी हुई होती हैं छोटी छोटी सी. So जब हम वहाँ शिफ्ट हुए I was 8 और वो जो प्रीवियस लोग वहाँ रहते थे आई ओपनड दैट कबर्ड तो अंदर वो अपनी बुक्स छोड़कर चले गए थे एंड आई फाउंड दिस होल ट्रेजर जो ना मैंने ख़रीदा था ना मैंने सेलेक्ट किया था ना मुझे पता था इसमें क्या है एंड आई स्टार्टेड रीडिंग दैट और उसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि आई कुड रीड इट ऑल बट आई डिडंट अंडरस्टैंड ऑल द वर्ड्स तो हाँ वो बुक्स उर्दू में थी तो आई वुड रीड थिंग्स और वो ज़्यादातर इस तरह की थी जो इंग्लिश से थ्रिलर्स उर्दू में ट्रांसलेट करके होते हैं तो कभी कभी कोई ऐसे वर्ड्स होते थे आई हैड नो आइडिया व्हाट दे मेंट एंड आई वुड आस्क माय मदर एंड समटाइम्स दे वर रियली इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स लेकिन आई वाज एबल टू रीड नॉट एबल टू फुली अंडरस्टैंड तो वहाँ से आई जस्ट गॉट दिस हैबिट ऑफ रीडिंग एंड इट काइंड ऑफ जस्ट बिकेम अ रिफ्लेक्स के द मोमेंट आई सॉ समथिंग प्रिंटेड या कोई टेक्स्ट है तो उसको पढ़ना है उसके बाद वी केम बैक टू गिलगित जिस स्कूल में मैं जाती थी वहाँ पे वी हैड अ नाइस लाइब्रेरी एंड वी हैड अ वीकली लाइब्रेरी पीरियड जिसको कहते हैं बच्चे वहाँ जा रहे हैं बैठ रहे हैं खामोशी से बैठना है लाइब्रेरी पीरियड में वैसे मैंने कभी नहीं पढ़ा. लाइब्रेरी पीरियड में हमारे स्कूल में अक्सर लाइब्रेरी पीरियड्स ऑब्वियसली होते हैं, हर स्कूल में होते थे. कुछ स्कूलों में नहीं होते, कुछ स्कूलों में इवन लाइब्रेरीज नहीं है. दैट्स अनफॉर्चुनेट बट लाइब्रेरी के लिहाज से लाइब्रेरी नहीं यूटिलाइज की. अच्छा तो उस दौरान इतना हम नहीं पढ़ते थे क्योंकि 40 मिनट्स में आप इतनी अटेंशन से पढ़ भी नहीं सकते. ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े से मैगज़ीन्स वगैरह पढ़ लिए, मैगज़ीन्स के ऊपर हमने थोड़ी कुछ लिख लिया. लेकिन ये था कि वी हैड अ लाइब्रेरी कार्ड एंड आई हैड अ क्लोज फ्रेंड इन दैट स्कूल. हम दोनों अपने अपने कार्ड से एक एक बुक इशू करते थे हर हफ्ते और जल्दी 2-3 दिन में पढ़ के वो बुक आपस में भी हम एक्सचेंज करते थे एंड नेक्स्ट वीक जाके दोबारा एक बुक लेकर आते थे. सो आई थिंक दैट रियली गोज़ टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि स्कूल्स के अंदर ये फैसिलिटी हो और एजुकेटर्स टेक द टाइम टू give students that kind of atmosphere या at least access to books कि अगर उन्होंने पढ़ना है तो वो पढ़ें. I'm sure that all the students who were with me in that class और जो उस library period में बैठते थे maybe not all of them became very avid readers or something लेकिन जिनको शौक़ था उनको at least उससे access मिला. और उसमें भी ये चीज़ होती है कि जैसे
क्लासिक्स होते हैं उनके अब्रिज्ड वर्जन्स आप बच्चों को उनकी एज के मुताबिक देते हैं, तो आई थिंक इट इंट्रोड्यूसेस देम टू दीज रियली इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ लिटरेचर एंड देन दे कैन ग्रो अप एंड गो ऑन टू रीड द ओरिजिनल्स. मैं ये जानना चाहूँगा कि आपकी रीडिंग ओवर द ईयर्स कैसे इवॉल्व हुई है, और ऑल्सो इज देयर अ पर्टिकुलर बुक which caught you off guard and give you all these ideas that a young mind couldn't, grasp onto them, and it was in confusion, a state of disarray for a time, for a small time. इवॉल्व तो आपका टेस्ट होता है टाइम के साथ साथ. जैसे आई रिमेंबर दैट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ माई लाइफ आई वुड हैव अ पर्टिकुलर फेवरेट राइटर कि इस टाइम पे ये मेरा फेवरेट राइटर है, अभी कोई और होगा. शुरू में ये कि आई थिंक इट वाज फॉर्चुनेट कि पहले मैंने क्लासिक्स ज़्यादा पढ़े, कंटेम्प्रेरी या बहुत रीसेंट फिक्शन वगैरह अर्ली एज में मैंने नहीं पढ़ा. अभी मुझे लगता है इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू गो टू द क्लासिक्स, क्योंकि अभी हमारे अटेंशन स्पैन्स बहुत शॉर्ट हो चुके हैं, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि अभी आप उन वर्क्स की तरफ जाएं अगर ऑलरेडी आपने पहले, जब ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस और इंटरफेरेंसेस नहीं थी, तब पढ़ा है. तो मुझे याद है व्हेन आई वाज अ टीनेजर आई यूज्ड टू रीड अ लॉट ऑफ थॉमस हार्डी, अ लॉट ऑफ जॉर्ज एलियट, द ब्रॉन्टे सिस्टर्स. अभी बाद में आई स्टार्टेड टू रीड मोर कंटेम्प्रेरी फिक्शन. और जो आपने कहा कि बुक्स दैट काइंड ऑफ सरप्राइज यू, आई लाइक द काइंड ऑफ बुक्स जिसमें राइटर जो है ना, दे टेक सम काइंड ऑफ लिबर्टी विद द जॉनरा, दे ब्रेक द रूल्स, ख़ुद से कुछ इन्वेंट करते हैं. क्योंकि जनरली आपको बताया जाता है कि गुड राइटिंग में ये चीज़ें होती हैं, बट देयर आर सम ग्रेट राइटर्स जो अपनी मर्ज़ी करते हैं. वो एक नावल लिख रहे हैं, वो एक कहानी बता रहे हैं, उसके बीच में अगर उनका दिल करेगा तो वो 100 पेजेस तक जो है वो हिस्ट्री की कोई बात करना शुरू कर देंगे या आर्किटेक्चर पे बात करना शुरू कर देंगे, लाइक विक्टर हुगो डज इन द हंचबैक ऑफ नोटर डैम. So I really like that, because it kind of shows why somebody writes. Primarily they write for themselves, और उसके बाद अगर वही concept, वही themes, वही कहानी किसी और के साथ resonate करती है, then it becomes famous. A lot of people read it. और one book जो वाकई it kind of influenced my thinking, it's called The Orange Girl. It's a very brief book. आप 2-3 घंटों में वो पढ़ सकते हैं, बट इट गेव मी अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सपेक्टिव ऑन पेरेंटिंग, जो कि मुझसे बिल्कुल कोई रिलेटेड नहीं था. आई वॉज एन अंडर ग्रेड व्हेन आई रेड इट, लेकिन वो उसमें से पर्सपेक्टिव्स थे जो हमारी सोसाइटी में कोई भी बिल्कुल नहीं सोचता. पीपल डोंट गिव दोज आइडियाज़ एनी काइंड ऑफ अटेंशन के व्हाट डज़ इट मीन टू बी अ पेरेंट इन टर्म्स ऑफ फोर्सिंग एग्जिस्टेंस ऑन समबडी. Maybe it's a very negative idea, but it kind of made me stop in my thinking कि maybe this very difficult question should be asked. एक इंसान अपने आप से पूछे कि what does it mean to give life to somebody or make somebody come into the world. Okay, so Orange Girl is by... I just recently learned the correct pronunciation. Jostein Gaarder. Okay. Norwegian writer who wrote... I would have butchered the pronunciation myself. इसकी एक और बुक है Sophie's World. Yeah, and then very there's famous. Solitaire Mystery. I read them at a young age. So Sophie's World was my introduction into philosophy, and I think I was more interested into subjects of science. तब मैं brief history of time और ये चीज़ें पढ़ रहा था. So Sophie's World was my introduction, and the writer is amazing in that in terms के वो आपने जो बात की कि एग्जिस्टेंस एक कैरेक्टर्स पे एग्जिस्टेंस एक क्राइसिस ले आता है, या दे स्टार्ट थिंकिंग थ्रू द स्टोरी एंड इट मेक्स यू थिंक. एंड आई रिमेंबर रीडिंग इट लाइक अ टेक्स्ट बुक. मैं रिवाइज करता था, फिर अगला फिलोसफर आता था, फिर मैं पिछला रिवाइज करता था. सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस. फॉर द फर्स्ट टाइम आई थॉट कि माई ब्रेन वॉज एकिंग एंड इट लव दैट फीलिंग कि वो कुछ सीख रहा है. I think we agree. I think that's the whole concept of culture spaces, where like-minded people are, जो कि हमारे लिए से कि we love the same author, तो हम उस पर बात कर सकते हैं, in depth बात कर सकते हैं. This can only be available अगर हम एक space हो, be it a virtual or a culture space. A culture space is more
I think it is more feasible to do it because हमारे culture context में face-to-face interactions are more worth it in a way. So, talking about culture spaces, can you shed some light on chapter one? चैप्टर वन 5 साल पहले मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड समीना खान हु इज़ नाउ आल्सो माय बिजनेस पार्टनर शी इज़ एन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ लिंग्विस्टिक्स. हम दोनों को पढ़ने का बहुत शौक़ था हमेशा से. वी रेड अ लॉट ऑफ द सेम बुक्स, वी एंजॉयड द सेम काइंड ऑफ बुक्स, मूवीज़. तो हम लोग अक्सर ये बात करते थे कि गिलगित में कोई ऐसी बुक शॉप नहीं है जहाँ हमें जाके अपनी मर्ज़ी की किताबें मिलें. तो एक दफ़ा ऑन हर बर्थडे हम बैठ के यही कंप्लेनिंग कर रहे थे, एंड इट जस्ट अकर टू अस कि इंस्टेड ऑफ कंप्लेनिंग मे बी वी कैन क्रिएट द स्पेस दैट वी क्रेव, यू नो. और उसके बाद फिर वी स्टार्टेड टू ब्रेनस्टॉर्म ऑन हाउ टू पुट अप द फंड्स फॉर दैट. कहाँ पे होगा, कैसे होगा, उसके लिए हमें क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या चीज़ें लानी हैं, और फिर द आइडिया कि वो जगह होगी कैसे, किस तरह की होगी, एंड हाउ विल इट बी डिफरेंट फ्रॉम द अवेलेबल बुक स्टोर्स इन द सिटी. तो उसी साल के एंड में फिर हमने चैप्टर वन खोला. और बुक शॉप है और कल्चरल स्पेस इस लिहाज से है कि हम कोशिश करते हैं कि जब भी मुमकिन हो कोई ना कोई ऐसी एक्टिविटी वहाँ पे हो जहाँ पे लोग आकर बात कर सकें किसी भी ऐसे टॉपिक पर जो चाहे लिटरेचर से रिलेटेड है, आर्ट से रिलेटेड, फोटोग्राफी, जिस भी चीज़ से रिलेटेड है. एंड इट्स अ स्मॉल स्पेस, इट्स एन इंटीमेट स्पेस. इट्स उस तरह का एक्सपीरियंस नहीं है जिस तरह अभी आजकल आम हो गया है कि फेसलेस बिग बिजनेसेस प्रोवाइडिंग यू नो कस्टमर सर्विस. उस तरह का नहीं है. इट्स काइंड ऑफ ओल्ड स्कूल इन माय ओपिनियन. तो ये चैप्टर वन के पीछे बस हमारा शौक़ है कि हमें पढ़ने का शौक़ था तो हमने बुक स्टोर बनाया, और अगर दूसरे ऐसे लोग हैं जिन्हें किताबें ख़रीदने का शौक़ है तो चैप्टर वन इज़ देयर फॉर देम. So, आपके बुक शॉप में अगर मैं आ जाऊँ तो मैं किसी भी कोई भी बुक निकाल के मैं पढ़ सकता हूँ विदाउट बाइंग इट. दिस इज़ वन ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव बीन एक्सप्लेनिंग. पिछले 5 साल से हम ये एक्सप्लेन कर रहे हैं. थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग ये हुआ कि जब हमने चैप्टर वन खोला तो बहुत अच्छा भी रिस्पांस था, क्योंकि लोगों के लिए एक नॉवेल्टी थी कि पता नहीं क्या क्या चीज़ है, यू नो. एंड दे स्टार्टेड कमिंग, एंड शुरू में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता था. लेकिन इट ऑल्सो कन्फ्यूज पीपल अ लिटिल कि ये क्या है, ये बुक शॉप है या ये लाइब्रेरी है या ये कैफ़े है. क्योंकि अभी एक वो नया एस्थेटिक ये भी आ गया है ना कि कैफ़ेज़ और टी शॉप्स में किताबें डेकोरेशन के लिए रखी हुई होती हैं. तो एंड वी ट्राई टू मेक इट कोजी. यू नो, नॉर्मली यहाँ पे लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप किसी कमर्शियल स्पेस में जाए तो एक कोजी सा काउच आप उस पर वहाँ बैठें और साथ में कोई कॉफ़ी वगैरह पिएं. तो देयर वाज अ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन. अ लॉट ऑफ पीपल थॉट दैट इट्स अ लाइब्रेरी और इट्स अ कैफ़े, और उस हिसाब से फिर हमें एडवाइस भी करते थे कि हाउ टू एक्सपेंड द कैफ़े एंड एवरीथिंग. तो इट्स अ बुक शॉप. इट्स अ we have to make it sustainable, which is why nothing is for free there. लेकिन of course एक ये है कि if somebody is there and they order a cup of tea or coffee, you know, they're paying for that, तो sure they can stay for an hour or two and read something. और इसके अलावा जो हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे most of them have been free. उसमें कोई एक दो दफ़ा ये कि वी हैड एग्जिबिशंस जिसमें पास था, पीपल हैड टू पे अ लिटिल मनी फॉर दैट. बट इट्स नॉट अ लाइब्रेरी, इट्स अ बुक शॉप. वी वांट पीपल टू एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ बाइंग अ बुक एंड ओनिंग इट, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ यू नो अ रीडर्स, जो उसका शौक़ होता है कि आई शुड पोजेस दिस बुक. You know, it's an experience different from reading online or reading on an electronic device. So related to the formal bookstores, जो कि एक structured books available उनमें होते हैं, and there are different categories and whatnot. People cannot go in, and they're not expected for the readers. It is not expected of the readers to browse their collection. उनमें से कुछ पढ़ लें. There's no seating space. I think I'm telling from my experience in Islamabad, for example. There are many bookstores which are they're retail shop type के. The books are actually coated in plastic, तो आप वो खोल भी नहीं सकते हैं. तो it doesn't have that feel. वो we can't interact with people.
individuality हर किसी में आती है. They're just buyers. They're not people who read books. So my experience has been like in the cities, in the urban areas, हम उधर पढ़ नहीं सकते. There are certain bookshops, for example, in Lahore, there's readings where you can actually go there and sit and read. Well, you can also buy the books, but वो एक space उन्होंने बनाई हुई है. That's devoid. That's not present in many other cities. In Islamabad, for example, there is a bookshop. There's a mega bookshop which does this, and it drives away readers like me. मैं अक्सर अंदर जाता था, मैं बस किताबों से पिक्चर लेके निकल आता था. I wouldn't buy a thing. And then I'm saying this in sense के what do you think what's the future of it? Because हमारा एक culture, for example, there's this African bookshop culture जो Nigerian कहते हैं, where there's a serendipity in exploring books जो कि scattered होते हैं. We experience that in old books. So old books में जाने का experience compared to going to this bookstore or a bookstore chain. So how does that differ, and what are your preferences in that way? So I think maybe you wouldn't enjoy yourself as much in a bookshop जिसमें बहुत ही impersonal और बहुत commercialized किस्म का atmosphere हो. Yet I think that both kind of bookstores serve you in a particular way. For example, आपको यही अच्छा लगेगा कि एक छोटी सी कॉर्नर में बुक शॉप हो, वहाँ पे बड़े बड़े पाइल्स में किताबें हों और आप ढूंढ ढूंढ के निकालें एंड यू आर सरप्राइज्ड बाय समथिंग, और उसमें यूज्ड भी हैं एंड यू फाइंड इंस्क्रिप्शंस फ्रॉम प्रीवियस ओनर्स एंड द बुक्स आर द पेजेस आर येलोइंग एंड दे हैव दिस लवली वनीला फ्रेगरेंस एंड एवरीथिंग. वो एक अलग एक्सपीरियंस है. लेकिन ये जो बड़े बड़े बुक स्टोर्स होते हैं जिनमें हो सकता है कि हाँ किताबें प्लास्टिक में कोटेड हैं, यू कांट ओपन इट, यू कांट गेट टू नो द बुक, यू नो, तो यू आर काइंड ऑफ पुट ऑफ बाय दैट. बट इन सम केसेस लेटेस्ट पब्लिकेशंस वहीं पर आती हैं. कुछ ऐसी किताबें होती हैं जो वही लोग इंपोर्ट करके लाके आपको प्रोवाइड कर सकते हैं. तो उस केस में आई थिंक दे हैव एन एडवांटेज. और फिर इसके अलावा अब पाकिस्तान में जैसे इतनी किताबें पब्लिश नहीं होती जितना हम पसंद करेंगे. लोकली अगर पब्लिश हो रही तो उसकी कीमत कम होगी ऑफ कोर्स, लेकिन पाकिस्तान में इतनी पब्लिश नहीं हो रही. बाहर किताबें पब्लिश हो रही हैं, वो इंपोर्ट होकर यहाँ पे आ रही हैं, तो उनकी कीमत तो ऑफ कोर्स बड़ी होगी, ज़्यादा होगी. तो फिर आपके पास वो जो पायरेटेड वर्जन्स हैं वो भी होते हैं. नाउ इट डिपेंड्स ऑन डू यू वांट टू सपोर्ट द ऑथर एंड परचेज दैट लीगल ओरिजिनल कॉपी, या यू कैन अफोर्ड इट एंड यू विल जस्ट गो टू अ कॉर्नर स्टोर और उसमें फ़ोटो कॉपी की हुई बहुत बुरी क्वालिटी में, बट दैट्स ऑल यू कैन अफोर्ड. सो इट्स हर तरह का बुक स्टोर आपको एक डिफरेंट तरह का एक्सपीरियंस देता है, और हर एक का एम भी डिफरेंट होगा शायद. ये जो बड़े बड़े बुक स्टोर्स होते हैं वो किसी और पर्पज़ से चल रहे होंगे. मे बी दे आर मोर स्टेबल, मे बी दे फेस लेस चैलेंजेस देन लेट्स सपोज यू नो मी एंड समीना ट्राइंग टू सस्टेन चैप्टर 1, यू नो. तो हर एक का बिजनेस मॉडल भी डिफरेंट होता है, हो सकता है उनकी क्लाइंटेल भी डिफरेंट हो. ये तो there's a lot of things there, but of course आपको उसी एक्सपीरियंस में ज़्यादा मज़ा आता है, which is more kind of maybe aesthetically fulfilling as well, you know, what you have in your mind when you think I will go to the shop and purchase a very beautiful book. Like independent bookshops are fashioned in that way. So talking about the bookshops and their impact on the society. तो हमारे यहाँ पे एक reading culture जो है, less and less people are into reading. In a way कि अब गैलप की स्टडीज़ या कुछ देख लें तो 85, I'm talking about reading, या आम न्यूज़पेपर भी हो सकता है या it can be just a book. तो गैलप की 85 की रिसर्च में their stats were around 18% read newspaper daily. Then this dropped to about 12%. This stat is like 2022 का. 2022 में they did a survey and the number was around 12%. And I think the year previous, or 2019 में they did another research, another survey, which had the numbers that about 75% of Pakistanis didn't read. So that's 3 out of 4 people. So
and the rest of the people, and compared this to, I think there was another one, 2013, where the people who didn't read was 72. So as the years go by, the number is increasing. People are losing interest in maybe reading books, or it's not that physical books. There are various opportunities. I think one author called it the heavenly library, जो कि online libraries हैं. So why do you think it's going down, the amount of people who are interested in reading, who are interested in developing a reading habit? Why the number is going down? आई थिंक ऑलरेडी भी इतना ज़्यादा तो नंबर नहीं था. हम ये नहीं कह सकते कि पहले लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, एटलीस्ट पाकिस्तान में, और अब कम पढ़ रहे हैं. बहुत सारी रीज़न्स हो सकती हैं. एक तो ये, जैसे मैंने पहले कहा था कि बचपन में आपको एक्सपोज़ करना होता है मुख्तलिफ़ किस्म के आर्ट से, क्रिएटिव एक्टिविटीज़ से, रीडिंग से. उस वक्त आपको अगर वो शौक़ पैदा नहीं हुआ है तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एज एन एडल्ट अनलेस यू आर मेड टू रीड समथिंग, ज़बरदस्ती किसी काम के लिए, किसी एग्ज़ाम के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए. और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है उसमें ये कि जिस घर में पेरेंट्स नहीं पढ़ते उसमें बच्चे भी नहीं पढ़ते. सो यू कांट एक्सपेक्ट, अगर पेरेंट्स जो हैं वो सारा वक्त अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर हैं तो दे कांट एक्सपेक्ट दैट देयर चिल्ड्रन वुड बिकम ग्रेट रीडर्स. ये तो नहीं हो सकता. दूसरा ये भी होता है कि घर में ख़रीद के लाने की पावर पेरेंट्स के पास होती है. अगर वो किताबें ख़रीद के लाएंगे और बच्चा घर में देखता है कि किताबें रखी हुई हैं, देयर इज़ अ कलेक्शन दैट माय फादर हैज़, या व्हेन ही ट्रैवल समवेयर वापस आते हो कुछ बुक्स लेकर आते हैं, तो अगर वो नहीं देखेंगे तो दे आर जस्ट नॉट एक्सपोज्ड टू द आइडिया. जहाँ तक न्यूज़ वगैरह की बात है, हो सकता है कि अभी बहुत सारे लोग न्यूज़ दूसरे चैनल से कंज्यूम कर रहे हों अदर देन अ न्यूज़पेपर और अ फॉर्मल न्यूज़ चैनल. फॉर एग्जांपल ट्विटर वगैरह से हो सकता है दे माइट रिलाई ऑन दैट मोर, और दे माइट थिंक दैट मुझे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल रही है इंस्टेड ऑफ इट बीइंग फिल्टर्ड थ्रू द गेट कीपर्स ऑफ द इंडस्ट्री. तो ये भी इसकी रीज़न हो सकती है. और एक तो यही जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, हमारा सोशल मीडिया है, ये सारी चीज़ें जो कि जिसमें ड्यूरेशन कम होता है किसी भी वीडियो का, किसी भी आर्टिकल जब आप पढ़ने लगते हैं तो ऊपर ये भी आपको बताया हुआ होता है कि कितने मिनट की रीड है, यू नो, सो दैट यू कैन कीप इन योर माइंड के मुझे इतने मिनट इसको देने हैं. तो अटेंशन स्पैन तो कम से कम होता चला जा रहा है. इवन जो लोग पहले से जिनको आदत है पढ़ने की, उनका अटेंशन स्पैन भी बहुत बुरी तरह मुतासिर हुआ है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ. And now I find it difficult to maintain interest for more than a few pages at a time. वो फिर मुझे intentionally वापस उसकी तरफ जाना पड़ता है. That can also depend on the quality of what you are reading. If it is so engrossing, इतना वो अच्छा है, आपको बिल्कुल capture कर लिया, you can't just put it down, you know. Like I remember Harry Potter की last installment जो है, I read it in one night. तो क्योंकि वो बीच में छोड़ के भी व्हेन आई ट्राई टू स्लीप तो द थॉट्स वुड जस्ट कीप इन्वेडिंग एंड आई वाज टू एक्साइटेड टू गो बैक टू स्लीप. तो अगर कोई बहुत ही थ्रिलिंग चीज़ है तो इट विल मेंटेन योर इंटरेस्ट. लेकिन वाकई अभी यू कांट जस्ट फोकस फॉर मोर देन अ फ्यू मिनट्स एट अ टाइम, एंड दैट्स टू डू विद आवर या जो सोशल मीडिया वगैरह है. In your reading list, I find there are lots of feminist writers. आप थोड़ा बताना चाहेंगे कि were you drawn into them, into reading their works? Yeah, it became, you got into them naturally as you read more and more of their literature. I think दोनों चीज़ें थी कि like I said, I started reading from the classics, and a lot of wonderful world literature has been produced by women, which has endured over the centuries. तो वो मेरे कुछ बहुत फेवरेट राइटर्स उनमें से हैं. लेकिन कुछ इस तरह से भी है कि बीइंग अ वुमन, इफ़ यू आर अवेयर ऑफ ऑल दीज रिस्ट्रिक्शंस एंड इम्पोजिशंस जो सोसाइटी पूरी दुनिया में औरतों के ऊपर लगाती है, तो यू आर मोर लाइकली टू रिकग्नाइज देम इन फिक्शन एंड इन द लाइव्स ऑफ द राइटर्स हु आर राइटिंग दैट. तो मेरे लिए एक नावल के अलावा उसको लिखने वाले की ज़िंदगी भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. जैसे एक चीज़ मैंने नोटिस की कि अ लॉट ऑफ द अर्ली वुमेन राइटर्स एंड इवन नाउ दे राइट एनोनिमसली या वो कोई सोडोनिम यूज़ करती हैं बिकॉज दे आर मोर लाइकली टू बी जज्ड हार्शली.
बाय द क्रिटिक्स या उनके लिटरेचर को सीरियस नहीं लिया जाएगा. सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू मी. इवन अभी भी जैसे लुक एट J.K. Rowling, हर पब्लिशर्स टोल्ड हर के इनिशियल्स यूज़ करो बिकॉज बॉयज़ माइट नॉट रीड वट यू आर राइटिंग. और बहुत सारे राइटर्स ने क्या मैस्कुलिन स्यूडोनिम्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं. और कुछ ऐसे भी राइटर्स रही हैं जो जब उन्होंने एनोनिमसली पब्लिश किया था या किसी मर्द के नाम से पब्लिश किया था तो द रिस्पॉन्स वॉज नॉट एज हार्श एज when they revealed कि इट इज़ रिटन बाय women. एंड आई थिंक इट इज़ स्टिल ट्रू टुडे कि कोई औरत क्या लिख रही है, इट इज़ जज्ड आइदर एज बीइंग नॉट वेरी सीरियस या उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती जो किसी आप मर्द राइटर को देंगे. सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. और एक तो ये हो सकता है कि इट इज़ फेमिनिस्ट राइटिंग विद द इंटेंशन ऑफ एड्रेसिंग इश्यूज रिलेटेड टू वुमेन. दूसरा ये भी होता है कि राइटर ने उस इंटेंशन से नहीं लिखा था बट वी गिव इट अ फेमिनिस्ट रीडिंग later on. We recognize themes which overlap. So जैसे जॉर्ज एलियट का कहते हैं कि she didn't think that she was advocating for some revolutionary ideas about women. लेकिन when we read her, we can recognize कि she's talking about all those insidious injustices which are done to women. और मेरे फेवरेट राइटर्स में सबसे पहले एमिली ब्रॉन्टे है who only wrote one novel and some poems. एंड ऑफ कोर्स हर एंटायर फैमिली वो सारे बहन भाई राइटर्स और क्रिएटिव्स थे. जॉर्ज एलियट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट्स. आई यूज टू रीड अ लॉट ऑफ हार्डी. अभी मोस्ट रिसेंटली द राइटर दैट हैज़ रियली हैड एन इम्पैक्ट ऑन मी इज़ एलेना फेरांते. अगेन दिस इज़ नॉट हर रियल नेम. दिस इज़ एन इटालियन राइटर जिसने एक 4-part नॉवल लिखा है जिसको नेपोलिटन क्वार्टेट कहते हैं बट इट्स मोर वेल नोन बाय द नेम ऑफ द फर्स्ट बुक कॉल्ड माई ब्रिलियंट फ्रेंड. आई थिंक इट इज़ अ नॉवल, इतना उसका स्कोप बड़ा है एंड इट एनकम्पसेस सो मैनी थीम्स ऑफ रिलेटेड टू लाइफ, सोसाइटी, क्राइम, वायलेंस, जेंडर, इकोनॉमी. ये सारी चीज़ें उसके अंदर एक लाइफ टाइम को उसने उसमें कवर किया है. एंड आई थिंक इट कैन बी कंपेयर्ड टू एनी अदर ग्रेट वर्क ऑफ लिटरेचर जो उससे पहले आए हैं. सो दैट इज़ वन विच इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू मी. और वो इस लिहाज से भी इंटरेस्टिंग है कि इट इज़ वेरी ट्रूथफुल. देयर आर लॉट ऑफ ट्रूथ्स दैट वुमेन डोंट से बिकॉज पीपल डोंट वांट टू हियर इट. कोई ऐसी चीज़ जिसको सोसाइटी बहुत सेक्रेड समझती है एंड इट हैज़ सोल्ड इट एज समथिंग अमेजिंग टू एवरीबडी, टू men and women, but there's this one woman telling you that it is not amazing, it is not fulfilling, it still leaves you empty. So that is a very I think it is still a brave thing to do, which is really weird. What are your thoughts on the contemporary novels? For example, there are many novels jo ke abhi recently they are getting the ideas, maybe they are not importing the feminist ideas in the Western culture, but they're making them on making them and inculcating them into the culture context or the regional context. There is particularly some books which talk about the diaspora community जो कि migrants हैं UK में और around the world, basically in the Western society. And interestingly, one of the novels, many novels actually highlight the fact that the migrants actually are doubly discriminated in sense के एक तो वो अपने जो culture context की जो discrimination होती है जो आम एक औरत face करती है, उसके अलावा they are taken out of the community setup and they are thrown into a Western society जहाँ पे the discrimination actually magnifies in sense के वो उन्हें then Western society में mingle होने नहीं देते because they want to culture. Obviously it's daunting to them to mingle into the society, and mostly the discrimination is for those who have moved due to economic reasons or due to financial reasons, or maybe and are not literate in sense that they are not fully capable of going into the professional field. So what do you think about us taking things from the Western literature, Western writers, and making them on our own, making them relevant to our culture context here? A lot of South Asian writers write in English. वो fiction produce करते हैं, novels लिखते हैं.
जिस एक्सपीरियंस की आपने बात की जिसमें इमिग्रेंट एक्सपीरियंस है, बहुत सारे साउथ एशियन राइटर्स जो इंग्लिश में लिखते हैं उन्होंने इस बारे में लिखा है, लेकिन उसको पढ़ते हुए मुझे थोड़ा सा एज अ रीडर इतना मज़ा नहीं आता, क्योंकि लगता है जैसे राइटर को पता था कि इसकी फ़र्स्ट ऑडियंस वेस्ट में होगी, नॉट इन माई होम कंट्री, ये पब्लिश भी वहाँ होगा, ठीक है। और दूसरा, कुछ रिसेंट बज़ वर्ड्स हैं या करंट अफेयर्स हैं जिनका रेफरेंस हम देंगे तो इट विल बिकम रेलिवेंट, इट विल बिकम टाइमली, जैसे टेररिज्म, पोस्ट 9/11, इस तरह की चीज़ें उसके अंदर थोड़ी थोड़ी आ जानी चाहिए। तो उसको पढ़ते हुए मुझे ये नहीं लगता जैसे एज ए रीडर कि ये मेरे लिए लिखा गया था, यू नो। लेकिन कुछ राइटर्स हैं साउथ एशियन जो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा और बहुत ऑथेंटिक लिख रहे हैं। माय फेवरेट इज़ it's by Muhammad Hanif, A Case of Exploding Mangoes, and then Our Lady of Alice Bhatti, which is about a female Christian nurse in Pakistan. So that's a very interesting book. और मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है कि इंग्लिश में लिख रहे हैं साउथ एशियन राइटर्स, but they write about something more than what is supposed कि बस अब साउथ एशियन है, ब्राउन है, तो इन्होंने टेररिज्म के बारे में ही लिखना है, इन्होंने इस्लाम के बारे में ही लिखना है, इन्होंने जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में ही लिखना है। फॉर एग्जांपल, रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड टू रीड उमर शाहिद हामिद, हु वाज a police officer, and now he writes thrillers. You know, he writes about crime in Karachi. So that's very interesting. You know, it's fun. वो अपने genre का लिख रहा है. He doesn't have to make it about being a Pakistani. You know, it's about just a policeman जो crime को deal करता है. So I think I would appreciate more अगर इस तरह के genres में भी non-native जो राइटर्स हैं इंग्लिश के, वो उनको भी एक्सप्लोर करें। यू नो, आप कोई रोमांस बुक भी लिख सकते हैं, हॉरर भी लिख सकते हैं, फेरी टेल भी लिख सकते हैं। यू नो, इट डजंट ऑलवेज हैव टू बी अबाउट द इमिग्रेंट एक्सपीरियंस और related to politics or current affairs. Many experts in the feminist literary scene would, I don't know, maybe disagree on that or is their opinion. Yeah, but sure, they can. Yeah. Huh. I'm talking as a reader. Yeah, that's the beauty of it. You know, So, because beyond a certain point, you get tired of reading about the same thing, the same experience, the same setting. on a lighter note, talking about books and reading generally, मैं पूछना चाहूँगा कि आप notes बनाती हैं पढ़ते वक्त? Okay, normally I don't make notes unless I have to do something with that particular text later on. For example, present it somewhere, share it with somebody, conduct an activity based on that. So that's part of my work. But when I'm reading for myself, I'm reading to, have fun. तो उसमें I don't make any notes. I think उससे आपके पढ़ने का जो रब्त है वो भी टूट जाता है. लेकिन I do have this habit कि if I really like a passage, I like a sentence, I underline it या वहाँ पे मैं उसको mark करती हूँ. And this way, a lot of important words and passages have stayed with me. They have had an impact on me. And then sometimes I share it with people, that I found this really interesting thing, and I tell them about it. For example, Mary Wollstonecraft, who was one of the first feminist thinkers, she wrote A Vindication of the Rights of Women. उसका एक quote है which I often use, and I find it very, very to be very, very strong. She says that virtue only flourishes among equals. And she says this when she's making the case for equality between men and women, because society wants women to be virtuous. But how can they be virtuous if they are oppressed? They can only be hypocrites if you expect virtue from them while oppressing them. So I really love that quotation. और इसके अलावा जैसे हम पहले बात कर रहे थे about women writers' experiences of being a creative person, while at the same time fulfilling all these expectations of the family, of the society. तो उसमें एक, there's this kind of an angry quote which I want to share. I made a note of this, and it's in my notes in the phone. So Anne Patchett, she's a novelist, she says, "How exhausting it is as a woman to always be the one who has to make the food and change the beds. No matter how enlightened, how much of a feminist I am, I'm still doing all of it. With every book I think, well, if this one's really successful, maybe I won't have to make dinner anymore." So I love this. I think it packs a punch
It lets you know how infuriating can it be for somebody who's actually mentally occupied with really fine ideas, but you're expecting them to just spend their entire day in mundane activities that you wouldn't ask a really great thinker who's a man to concern himself with. So these are some of the things that have stayed with me. I write on books. I like to read पहले previous owners जो अपनी inscriptions वगैरह लिख कर रखते हैं. I find it really interesting. अगर किसी book पे लिखा हुआ है कि 1975 में इस बंदे ने उस लड़की को दी थी, you know, it's very interesting. It's part of that book's history. So I don't treat books इस तरह से कि बिल्कुल इसके साथ छेड़ना नहीं है. No, I like for it to become part of my life and for my impact to be found on it. Thanks, Joanna, especially because since I've found the online shadow libraries, books की, be it Libgen या Sci-Hub, I find कि कोई भी किताब मुझे मिल जाती है तो I usually read it on screen, and since I make notes through note-taking apps, so I actually do miss reading a physical book, क्योंकि notes बनाना वो एक अपनी जगह, the utility of it, but the actual experience of reading a book is certainly it can't be matched by just reading on a screen, be it Kindle or some fancy other device, whatever. But book hoti hai, and it's a different experience. So lastly, thank you, Shahana. Thank you for sharing your insights with us and sharing your love of reading with us, with me, with our audience. I hope happy reading to you in the future. Thank you.